प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? तो होपफुली आप बढ़िया होंगे सभी। तो जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि सोमवार को यानी कि 1 सितंबर से हम लोग आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे होंगे। तो थंबनेल पर जैसा आप लोगों ने देख लिया है, ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है और स्पेशली ये मॉक टेस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए यानी कि सीजीएल के लिए तैयार किया गया है। लेकिन मेरा आपसे वही कहना है कि जो भी बच्चे इसको सीजीएल के अलावा सीपीओ के लिए, सीपीओ तो खैर ग्रेजुएट लेवल में ही आता है, सीएचएसएल एमटीएस के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा। इस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आ जाएगी कि जब हम हाई क्वालिटी कंटेंट पढ़ते हैं उसमें और एक नॉर्मल कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी बात, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये मॉक टेस्ट टफ लगे, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप बेहतर चीज के लिए प्रिपेयर करोगे, अपने आप को मेंटली उतना स्ट्रांग करोगे, तो उसके नीचे का लेवल पेपर में कुछ भी आ जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है। आपके इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन में से अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर देते हैं, देखिए निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा। ये आर्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जब पेपर का लेवल टफ होगा तो क्वेश्चन छोड़ना ज्यादा बेहतर है रॉन्ग अटेम्प्ट करने से। ठीक है, तो अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर देते हैं, ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपको कह सकता हूं कि आप इस समय पर सीजीएल के टॉप कैंडिडेट्स में से आएंगे इस मॉक टेस्ट के अंदर। तो कैसा है मॉक टेस्ट आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये सिर्फ देखने में मॉक टेस्ट टफ लगेगा, जबकि एक ट्रिकी मॉक टेस्ट है। इसमें मैंने कई क्वेश्चन स्टेनो 2025 के जो हुए हैं एडिक्विटी के, उस टाइप के भी उठाए हैं और हर टाइप का क्वेश्चन है, चाहे आपका फ्रेज, क्लॉज, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, और पैसेज भी असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस, S1 S6, वो कैब का एक नया तरीका आपको दिया है इसमें, तो बहुत कुछ आपको मजा आने वाला है। ठीक है जी, तो ये इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहला मॉक टेस्ट है। तो मैं बस इतनी ही बताऊंगा कि मॉक टेस्ट करते करते तुम्हारे माथे में दर्द हो जाएगा, पर मेरे भाई जो शांति से एक बार गहरी सी सांस लेके कर गया तो उसको इसके अलावा कोई मॉक टेस्ट पसंद नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं आप लोग। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन को देने के बाद साइड से हट जाऊंगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, आगे से आप जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये मॉक टेस्ट आपको रात को ही डाल दिया जाया करेगा आपके टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय संजीव सर आप सर्च कर लेंगे, वहां पर ये पीडीएफ अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डाली है। और इस समय रात के जो बज रहे हैं, ये कितना हुआ है यादव जी, 4:19 हो चुके हैं। तो मैं इसको भी रात में ही तैयार कर रहा था, बहुत टाइम लगा है क्योंकि कल मतलब आज एमटीएस की भी क्लास है, उसका कंटेंट भी तैयार करना था और 2-2.5 घंटा इसमें भी लग गया। आप कहोगे भैया इतना टाइम लगता है, तो आप क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं साथ के साथ इसको रिकॉर्ड भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। बाकी आगे से मैं क्या क्या करना है, आपने जाना है टेलीग्राम में, वहां से मॉक टेस्ट निकालना है, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेना है। अगर आप अभी भी चाहते हो तो जाइए, पीडीएफ निकालिए, सॉल्व करिए और फिर वापस आना इस पे दोबारा से, और तब मुझे बताना मॉक टेस्ट में कैसा लगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, बाकी आप मेरे साथ भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलो जी, पॉज कर लीजिएगा, अब आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब उसने यहां पर सिनोनियम दिया है, लेकिन आपको ना उसने ये नहीं बताया, जैसे वोकैब एक डायरेक्ट आता है, ठीक है, एक वोकैब आता है डायरेक्ट, उसका सिनोनियम बताना होता है, लेकिन ये दूसरे तरीके से दिया उसने क्वेश्चन। क्या, पढ़िए। इफ अ पर्सन कैन क्विकली रिकवर फ्रॉम फेलियर्स एंड बाउंस बैक विद एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब द पर्सन, तो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, फ्रेजाइल कहेंगे? नहीं, फ्रेजाइल क्या होता है, फ्रेजाइल होता है इजीली ब्रोकन। इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए उसे हम फ्रेजाइल कहते हैं। रिसेलियंट होता है, यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि रिसेलियंट फ्लेक्सिबल होता है, लचीला भी होता है, और एक व्यक्ति के अंदर जब कैपेबिलिटी होती है वापस उसी पोजीशन में आने की, रिकवर होने की, तो उसे रिसेलियंस कहा जाता है। तो रिसेलियंट वही व्यक्ति होगा। कॉन्सिलेटरी क्या होगा, कॉन्सिलेटरी होगा भाई पैसिफाइंग या सूदिंग या प्लीजिंग। ठीक है, वल्नरेबल क्या होगा, वल्नरेबल होता है मेरे भाई अनसेफ। अगर कोई व्यक्ति वल्नरेबल है तो इसका मतलब है वो अनसेफ है।
ठीक है, अब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो टाइम तो लगेगा इसमें, ठीक। बाकी आप इंटू टू से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ एक चीज और, अब ये नहीं कि ऐसे ही पैटर्न पे मॉक टेस्ट चलेगा, मैं हर मॉक टेस्ट में बदलूंगा। अगली बार क्या होगा, ऐसा वो कैब ना देके सीधा वाला वो कैब दूंगा। वो आप हर मॉक टेस्ट दर मॉक टेस्ट समझ जाएंगे कि मैं आपको हर मॉक टेस्ट में इस तरीके से दूंगा कि आप कैसा भी पेपर आए उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनियम। पॉज करिए और आंसर देते रहिए, फिर उसके बाद वीडियो चलाइए। द बॉस वॉज लिविड वेन यट अनदर डेडलाइन वॉज मिस। बॉस जो है वो लिविड हो गया जब एक और डेडलाइन मिस हो गई। तो अब इसका मतलब है, उसने पूछा है कि डिस्क्राइब द बॉस स्टेट ऑफ माइंड। बॉस का स्टेट ऑफ माइंड जो है वो डिस्क्राइब करिए। तो बॉस का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, और अगर वो गुस्से में है तो इसका मतलब वो फ्यूरियस है। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है, पछतावा फील करना, जिसे हम कहते हैं रिमॉर्स। प्लेसिड क्या होता है, काम होता है। और एमिनेबल क्या होता है, विलिंग या कोऑपरेटिव। जब कोई बंदा किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है तो वो बंदा एमिनेबल होता है। एमिनेबल के साथ प्रेपोजिशन टू लगती है और वो बंदा होता है विलिंग, है ना, कोऑपरेटिव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं हट गया हूं साइड से, पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये था क्या, ये आपके बवाल समझ ही नहीं आया होगा ये एक्चुअल में चल क्या गया। अब मैं समझाता हूं। देखो उसने क्या किया है कि ये चार ऑप्शन है, मेटिकुलस, हिस्टी, स्लिपशॉट, ग्रेगेरियस। और उसने आपसे पूछा है कि परफंक्ट्री एक वर्ड है, ठीक है, इसका मुझे सिनोनियम भी बताओ और एंटोनियम भी बताओ, और इन्हीं में से ऑप्शन है, और फिर वो पेयर भी मैच करना है। समझ रहे हो सकता है तुम्हें अभी स्टेनो को देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा हो, बट जब ये फेज 13 आएगा ना तो वहां उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हर तरीके से पूछे जाएंगे। तो परफंक्ट्री का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप किसी काम को परफंक्ट्रीली करते हो तो इसका मतलब होता है लापरवाही से करना, केयरलेस तरीके से करना। अब यहां ऑप्शन में देखो, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है भाई, मेटिकुलस का मतलब होता है थोरोली किसी काम को करना। हेस्टी का मतलब होता है क्विक, किसी काम को तेजी से करना। स्लिप शॉट होता है लापरवाही से करना, केयरलेस। और ग्रेगेरियस होता है मेरे भाई सोशिएबल, सोशिएबल या मिलनसार। अब आप सोचो, परफंक्ट्री का केयरलेस सिनोनियम, क्योंकि पहले सिनोनियम है तो हमें सिनोनियम पे जाना है, केयर ये स्लिप शॉट, यानी कि तीसरा नंबर, ये रहा मेरे भाई तीसरा नंबर। फिर इसका एंटोनियम क्या है, एंटोनियम केयरलेस का उल्टा क्या हुआ, केयरफुल, और केयरफुल वन में है तो इसका मतलब ये पेयर मैच कर रहा है, यही इसका सही उत्तर है। इसके अलावा मेरे भाई इसका सही उत्तर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ एक चीज और मैं बता देता हूं कि हेस्टी मतलब भी क्योंकि क्विक होता है, लापरवाही से भी कह सकते हो, तो ये सिनोनियम तो है, ये तो पॉसिबल है, बट क्या स्लिप शॉट इसका एंटोनियम होगा, नहीं। क्या ग्रेगेरियस इसका एंटोनियम होगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो यही इसका सही उत्तर होगा। समझ रहे हो, अभी मैंने कहा था इसको मॉक टेस्ट को बनाने में 2 ढाई से 3 घंटे से भी ज्यादा हो गए, बैठे बैठे कमर दर्द हो गया, ठीक है, लेकिन मजा आएगा, ठीक है। बात यह है ना कि मैं यहां मेहनत कर रहा हूं तो फिर लाखों स्टूडेंट जब इसको देखेंगे आगे चल के तो उनको मजा आना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए। अदरवाइज कोई बैठने का, मेहनत करने का कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर तो वो जैसे नॉर्मल मॉक टेस्ट होते हैं वो आप उसको कंप्लीट मतलब ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, देखिए वन वर्ड एक तो नॉर्मली पूछता है, एक आपको ऐसे थोड़ा सा लेंथ में दे देगा पैसेज टाइप में, और ऐसा भी आपको मिलेगा मॉक टेस्ट में, ठीक है। चलो अब है क्या, मैं बताता हूं क्या दिया उसने, पॉज करके आप लगा लेना। अ फॉर्मल रिटन डिक्लेरेशन, देखिए पहले तो सबसे वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है फॉर्मल। रिटन डिक्लेरेशन होता है कि व्यक्ति के द्वारा जो अपने साम्राज्य को त्यागता है। तो देखो रिजाइन तो किसी पोस्ट को भी कर देते हैं, पद को भी कर देते हैं, तो आप इसको हटा दीजिएगा यहां से। प्रोवोक मतलब उकसाना, किसी को भड़काना, तो प्रोवोक से बना है प्रोवोक, तो ये इंस्टिगेट से हो जाएगा इंस्टिगेशन या इंसाइट करना किसी को। रिनाउंस और एब्डिकेट में बड़ा बच्चा पंगा लेता है, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है त्यागना, त्यागना, बट वन वर्ड है तो एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, तो इसका आंसर होगा एब्डिकेशन मेरे भाई, क्योंकि साम्राज्य को त्यागने के लिए एब्डिकेशन ही वर्ड आता है। रिनाउंस वर्ड जरूरी नहीं है कि उसके लिए, रिनाउंस का मतलब होता है अबेंडन, किसी चीज को छोड़ देना, टू लीव समथिंग, तो उसके लिए भी हम लोग रिनाउंस कह देते हैं। बट यहां पर साम्राज्य के लिए फॉर्मली जब हम कोई रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं तो उसको त्यागने को हम लोग एब्डिकेशन कहते हैं। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये बढ़िया वन वर्ड आएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए पॉज करिए और आंसर। अब
वन ईडियम्स, एक तो डायरेक्ट ईडियम होता कि भाई ये ईडियम है और इसका मीनिंग चार में से, ठीक है, वो बच्चों वाला गेम अभी नहीं खेलेंगे हम लोग। उसको खेलने के लिए एक क्लास लगाएंगे 300-400 ईडियम्स की, और फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। ये समझो, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये चार ईडियम्स है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। क्या सबके मीनिंग सही है या गलत भी है? तो मतलब आपको चारों चेक करने पड़ेंगे, समझो। जंप द बैंड वैगन, चीज तो वही है, बस अरेंजमेंट ही तो हुआ है उसका अच्छे से। जंप द बैंड वैगन का मतलब होता है पॉपुलर को, ट्रेंड को, यानी कि भेड़ चाल चलना, ठीक है। तो टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, ये तो सही है। चलो, थ्रो इन द टावल, हार स्वीकार लेना, ये भी सही है। चिन म्यूजिक क्या होता है मेरे भाई? पहले पॉज करके आंसर दे लेना, कभी तुम मेरा देख के आंसर मारो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चिन म्यूजिक का मतलब होता है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, गलत है। ये एक्चुअल में होता है मीनिंगलेस कन्वर्सेशन, मीनिंगलेस कन्वर्सेशन, तो ये तो गलत हो गया। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, जो पत्थर लुढ़कता रहता है काई नहीं लगती उसके ऊपर, इसका मतलब है अ पर्सन हु नेवर सेटल्स। इसने क्या कर दिया था, सेटल्स इन वन प्लेस, जो एक प्लेस पे सेटल हो जाएगा वो प्रॉस्पर नहीं करेगा, वो तो प्रॉस्पर करेगा। जो सेटल नहीं होता एक जगह, कभी इस जॉब में कभी उस जॉब में, इधर उधर, है ना, तो उसको कहते हैं, उसके लिए यूज होता है। तो यहां पर ये भी गलत था, इसका मतलब ये भी मीनिंग इसका नहीं था। तो पहले दूसरा नहीं है, तो हमें कौन सा चाहिए, तीसरा और चौथा। इसका मतलब ये इसका सही उत्तर होगा, समझ रहे? ये था क्वेश्चन, आगे बढ़िए। विच सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, ये तो खैर आपके उसमें भी था इस टाइप का। फिर मैं कह रहा हूं जहां से, क्योंकि आप कहोगे नहीं भैया साइड हो जाओ, अब ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं इसीलिए हट रहा हूं साइड से, पॉज करके आप आंसर चेक कर लीजिए। चलो, तो किस में स्पेलिंग गलत है? अब ये टीसीएस में भी पैटर्न था। कंपनी ने फेस किया सीवियर रिपरकशंस, रिपरकशंस होते हैं बुरे परिणाम किस चीज के, ड्यू टू इस अनएथिकल प्रैक्टिस, अनएथिकल मतलब इमोरल प्रैक्टिस। तो सबकी स्पेलिंग सही दिखाई दे रही होगी। साइंटिस्ट का डिस्कवरी ब्रॉट हिम इंटेंशनल रिकॉग्निशन, अगर आपको दिमाग में आ रहा हो तो रिकॉग्निशन में पहचान, TION आता है, SION नहीं आता, इसका मतलब यही इसका गलत है। अब ये आपका लक है कि आपको यही मिल गया और आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, भाई एक्चुअल में ये टॉपिक की बात ही नहीं कर रहा है कोई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मतलब जो मीनिंग यहां पर इस सेंटेंस का होगा वही सेम मीनिंग यहां पर इनमें से एक वर्ड एक सेंटेंस का है। बट बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, सेंटेंस के वर्ड्स चेंज हो सकते हैं पर उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। वर्ड आप चेंज कर दीजिए पर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिशियंस के जो प्रोमिसेस थे वो इतने खोखले थे कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो दांव पर लग गई। क्यों लगी? क्योंकि उसके प्रॉमिस खोखले थे। आ जाओ, पॉलिटिशियंस के स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस ने एस्केलेट किया उसकी क्रेडिबिलिटी को। एस्केलेट का मतलब है इंक्रीज, जबकि एट स्टेक का मतलब होता है दांव पे लगना, मतलब कम होना, सीधी सी बात है। तो ये तो इसका मतलब नहीं है। पॉलिटिशियंस के एम्प्टी प्रॉमिस मतलब खोखले प्रोमिसेस ने डिमिनिश कर दिया उसकी क्रेडिबिलिटी को। डिमिनिश का मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म होने लगी। और प्रोमिसेस भी एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब है यहां पर उसके प्रोमिसेस में कोई दम नहीं था, तो इसका मतलब यही इसका सही उत्तर बैठेगा। पॉलिटिशियंस की वीरेसिटी ने उसे, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। हाँ, क्रेडिबिलिटी तो खत्म हुई पर वीरेसिटी की वजह से नहीं हुई ना, वीरेसिटी तो सच्चाई होती है, वीरेसिटी तो ट्रूथ होता है, तो ये भी नहीं होगा। पॉलिटिशियंस की मेंडेशियस प्रोमिसेस ने उसे और पॉपुलर कर दिया। भाई मेंडेशियस तो कैसा होता है, मिसलीडिंग प्रोमिसेस होते हैं, मिसलीडिंग। हाँ, अब यहां पर मिस प्रोमिसेस तो मिसलीडिंग थे, उसके प्रोमिसेस तो खोखले हैं एक तरीके से, पर पॉपुलैरिटी उससे बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब सही उत्तर होगा 20 का आंसर होगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है बात में? चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पॉज कर लीजिएगा और आपको बता दूं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, जो कभी एक ही पेज पे आता था अब ये दो पेज पे आएगा। 3 स्टेटमेंट यहां पर है, 2 स्टेटमेंट यहां पर है। आप पहले पढ़ो पढ़ो इसको, फिर इसको पढ़ो, फिर इसको यहां से पढ़ो। मैंने अगले पे इसलिए करवा दिया क्योंकि फिर अगर एक करवा तो देता छोटा करके, लेकिन फिर वो मजा नहीं आता। ठीक है, तो चलो पढ़ लिया ना, अब मैं आपको बताता हूं।
हमेशा याद रखना ये बड़े बड़े सेंटेंस जो है कैसे पकड़े जाएंगे। सीधा सा पकड़ो यहां पर, हैव बीन वेटिंग ठीक है, टुडे ठीक है, प्रॉमिस्ड पास्ट इंडेफिनिट ठीक है, कैन नॉट ये भी ठीक है, और टुमारो। बस इनको चेक करते चले जाओ। जब तुम नीचे आओगे, हैव बीन वेटिंग का हैड बीन वेटिंग सही है, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, तरीका यही तरीका है, नहीं तो अगर इस तरीके के इतने लेंदी आएंगे ना तो फिर पकड़ा नहीं जाएगा। और सीजीएल के तो प्री में ही नहीं, आगे मेंस में भी बात है। ठीक है, हैड प्रॉमिस्ड ठीक है, टुडे का, टुडे टुडे था ना यार, टुडे का दैट डे सही है, आगे था यू आर लेट का वर लेट ये भी सही है, एंड कैन नॉट का कुड नॉट ये भी सही है, और टुमारो का नेक्स्ट डे ये भी सही है। तो इसका मतलब तो आपको तो शुरू में ही सही मिल गया। हालांकि आप अभी लेकिन आंसर मारोगे नहीं। क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि अभी पहले आप देख लोगे आगे, है ना। यहां पर क्या है, वर वेटिंग, जबकि हैड बीन वेटिंग होना चाहिए था। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो ये तो गलत हो गया। अगला आ जाओ, इस वाले में कहां मिस्टेक दिखाई दे रही है आपको? देखो यहां पर प्रोमिस्ड का प्रोमिस्ड दे दिया, जबकि प्रोमिस्ड पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। ऐसे कर, समझ रहे हो? आई डोंट नो कि कोई कैसे करता है, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को वो तरीके बताना चाह रहा हूं कि जहां से आप बहुत फास्ट निकल सकते हो सकता है दुनिया कोई टफ लग रहे हो, बट आप ऐसे नहीं जाइए। आप अपने वहां पर माइंड में वो बना लीजिए कि भाई मेरे को ये चेक करना है। फिर आ जाओ इसमें, इस वाले में चेक करोगे तो हैड बीन वेटिंग सही है, हैड प्रोमिस्ड सही है, पर आर लेट इस बार यहां पर दिया है, जबकि यहां पर आप नोटिस करो, यहां पर आर लेट दिया हुआ था, कहां गया आर लेट, और आर लेट का क्या होगा, वर लेट होगा, प्रेजेंट का पास्ट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे गलत हो गए हैं, आपको शुरू में ही आंसर मिल गया इसका 8 वाले का। नेक्स्ट, अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव। तो आपको पैसिव में है ये और एक्टिव में इसको बनाना है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव। ठीक है, अच्छा एक्टिव में है, पैसिव में लाना है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम में सबमिट किया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द इरेगुलरिटीज, जो क्या कर रही थी रिपोर्ट, हाईलाइट कर रही थी सेवरल ऑफिशियल्स, सॉरी हाईलाइट करते हुए कि कैसे बहुत सारे ऑफिशियल्स ने हैड डेलिबरेटली इग्नोर, जानबूझकर इग्नोर किया सेफ्टी गाइडलाइंस को। तो ये हैड प्लस V3, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है, यहां पर पास्ट परफेक्ट है। आ जाओ, इसका जब पैसिव बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, इतना तो सही है। आगे जब बढ़ोगे तो यहां पर भी वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म जा रहा है, जबकि हेड के साथ क्या लगता है, बीन लगता है। तो इसका मतलब इस बार तुम्हें पहले वाला गलत मिल गया। आगे आ जाओ, द इन्वेस्टिगेटिंग टीम हैड बीन सबमिटिंग। अब यार एक बात बताना, पास्ट इंडेफिनिट में हैड बीन सबमिटिंग का क्या लेना देना आईएनजी में, क्योंकि आप पैसिव बना रहे हो। सेफ्टी गाइडलाइंस had been ignored by several officials, therefore a detailed report was being submitted। सबमिटेड का was being submitted नहीं होगा, यहां पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका उत्तर होगा। आप इसको पढ़ लेना, यही इसका आंसर। ठीक है, परफेक्ट वाले में बीन लगा है और यहां पर was वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म। चलो, विच ऑफ द ऑप्शन इज द मोस्ट लॉजिकल सिक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर से मैंने एक क्वेश्चन उठाया वहां पर PQRS का। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिए, 2-3 क्वेश्चन लिए, और हर मॉक टेस्ट में मैं डालूंगा टेस्ट, ताकि आपको रहे। ठीक है, तो इस टाइप का पैसेज भी आए, PQRS भी आएगा और S1 S6 भी आएंगे। तो आप एक बार पढ़ लो, पॉज करके पहले एक बार इसको पढ़ लो, 1 2 फिर 3 4। अब इसमें S1 S6 नहीं है, आपको सीधा 1 2 3 से ही जोड़ना है। ठीक है जी, चलो ये पढ़ लिया, पॉज करके पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो। अब किस तरीके से आप इसको कर रहे हैं वो आप देखिएगा। अब कैसे वहां पकड़ना है, जब आपको ये दिया हो कि चारों ऑप्शन अलग हैं, 1 2 3 4, तो ये भी एक चांस है कि आपको एक अगर सही मिल गया तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो आप इसमें नोटिस करिएगा, उसने कहा प्राइमरी फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन, इसकी फॉर्म, किसकी फॉर्मेशन, हमें तो नहीं पता ना किसकी फॉर्मेशन, मतलब 1 ऑप्शन चला गया। ग्रैंड कैनियन बनी ओवर, मतलब कैसे बनी, मिलियंस ऑफ ईयर्स
थ्रू द कंबाइंड फोर्स ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी और इरोजन। ठीक है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई और इरोजन, कटाव, एक तरीके से पत्थर पहाड़ का कटाव जो होता है चारों तरफ से, ठीक है, या पहाड़ के बीच में जो कटाव होता है फिर ऐसे नदी बहने लगती है, तो उसी को कैनियन बोलते हैं। तो ये बनी कैसे, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे उसको बनने में। ठीक है, आगे, वेदरिंग फ्रॉम विंड रेन एंड टेम्परेचर चेंजेस फर्दर शेप्ड, उसने और उसको शेप दे दिया। तो शेप फर्दर तो बाद में होगा, पहले तो बनी, इसका मतलब तीसरा भी नहीं है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट ऑफ द कोलोराडो प्लेट्यू इंक्रीज द रिवर्स फ्लो। जो टेक्टोनिक अपलिफ्ट हुआ ना कोलोराडो प्लेट्यू का, उसने बढ़ा दिया रिवर का फ्लो और इरोजिव पावर। कौन सी रिवर का, ये पता ही नहीं हमें इस वाले में, कहां पर आ कौन सी रिवर, तो इसका मतलब फोर्थ भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड वाला स्टार्ट होगा यहां से, 2 के बाद सीधा 1 आ जाएगा। ठीक है, और कौन सी रिवर थी ये, कोलोराडो रिवर थी। और देखो जब 2 के बाद 1 लगाओगे ना आप यहाँ पे, ये लगा ना 2 के बाद 1 और 1 के बाद 4, क्योंकि द रिवर्स फ्लो, तो वो 1 वाले में कोलोराडो रिवर का जिक्र है और उसी को द रिवर कह दिया, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, इस स्टेनो में क्वेश्चन उसने दिया हुआ था, आगे आ जाइए। अब ये है एरर का क्वेश्चन, पॉज करो, आंसर बताओ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेमिनार के दौरान, ड्यूरिंग प्रपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट आ गया सेमिनार, ठीक है, नाउन प्रोनाउन आता है। सेमिनार के दौरान, अब ये फ्रेज तो कॉमा से अलग हो गया। प्रोफेसर ने एम्फेसाइज किया, प्रोफेसर सब्जेक्ट हो गया, एम्फेसाइज हो गई हमारी वर्ब। एम्फेसाइज किसको किया, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल रिसर्च। ठीक है जी, कि एथिकली रिसर्च हमें करना चाहिए, इस बात पे उसने जोड़ दिया। अब एम्फेसाइज के पीछे ऑन नहीं आता, इंसिस्ट के पीछे ऑन आता है, तो ये क्वेश्चन यहीं मिल गया आपको, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मिलता तो हम आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये पैसेज आ गया अब, चलिए, ये हो सकता है आपको छोटा लगे, है ना, बट ये S1 S6 के फॉर्मेट में है। और पहला, क्योंकि मॉक टेस्ट है तो मैंने बहुत टफ रखने की कोशिश नहीं की है, ठीक है, एवरेज ही रखा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन टफ रख दूंगा तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। और ये भी स्टेनो से ही लिया है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके स्टेनो से ही लिए हैं। अगले वाले में S1 S6 का लेवल, जो मतलब इसका लेवल मैं बढ़ा दूंगा। ठीक, चलो, अब देखो, ओशियंस कवर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस। ओशियंस जो हैं अर्थ सरफेस का 70% से ज्यादा जो हैं वो कवर करते हैं, कौन, ओशियंस। ठीक है, अब RSP, क्यू तो है ही नहीं तो हटा दो इसको। फिर देखो इसने क्या कहा है, उसने कहा है, जैसे पहले, अब 2 में देखो RR दे रखा है, तो कोशिश ये क्या करो, जब जिसमें 2 पार्ट हो तो वहां ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हालांकि हमेशा कंप्लीटली सेटिस्फाई वो नहीं होता, ये ट्रूथ नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। तो हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। आर, आर में क्या लिखा, ओशियन जो है रेगुलेट करते हैं ग्लोबल टेम्परेचर को और क्लाइमेट को। उसने पहले बताया इतना वो सरफेस कवर करते हैं, उनका काम क्या है, वो रेगुलेट करते हैं अर्थ के सॉरी टेम्परेचर को और क्लाइमेट को। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर और क्लाइमेट, आर। आर के बाद क्यू और एस। एस में क्या है, दे प्रोवाइड फूड एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस। ये भोजन और रोजगार प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करते हैं, ये दे कौन है पहले तो ये बताओ। इसका मतलब है मेरे भाई, अगर मैं आर के बाद एस लगा दूं, एक बार चलो मान लेता हूं, ये प्रोवाइड करते हैं कौन, ओशियंस। फिर उसके बाद पी, मैरीन स्पीसीज आर क्रूशियल फॉर फूड चेन। ये मैरीन स्पीसीज जो हैं वो फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन मैरीन लाइफ, तो ये तो सही हो गया भाई, क्योंकि पी के बाद क्यों आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि पहले मैरीन स्पीसीज का जिक्र किया और इनको नुकसान किससे, प्लास्टिक वेस्ट से। तो सिंपल हो गया, है ना, पी के बाद क्यू ही आएगा, ये कंफर्म है, पी के बाद क्यू ही आएगा। तो पी के बाद क्यू और एस से स्टार्ट होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो जो ये दे था ये कौन था, ओशियंस, यही फूड प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस। ठीक, नेक्स्ट, अगला आ जाओ। हाँ जी, ये मेरे भाई आपका पैसेज आ गया है, और चलिए पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट एक सेकंड, पैसेज से पहले हम एक काम करते हैं, मैं और ये बचे हुए क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, फिर पैसेज लास्ट में ले लेंगे। आ जाओ, फिलअप्स करो फटाफट जल्दी से।
चलो जी स्टार्ट करते हैं, पॉज करके देख लेना। उसकी ऐसी अपीयरेंस के बावजूद, मतलब विपरीत आने वाला है, ऐसी अपीयरेंस के बावजूद शी पजेस रिमार्केबल स्ट्रेंथ एंड। सबसे पहला काम, जब यहां पर स्ट्रेंथ पॉजिटिव वर्ड है तो यहां पर भी आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए होगा, और अगर यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर कोई निगेटिव वर्ड चाहिए होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिस्पाइट का मतलब विपरीत होता है। तो पहले तो यहां पर ढूंढो पॉजिटिव वर्ड क्या है। इन्फर्मिटी होती है कमजोरी, वीकनेस, तो ये ऑप्शन तो वैसे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेंथ एंड ऑपुलेंस। ऑपुलेंस होता है क्या, प्रॉस्पेरिटी, यानी कि पैसा, मनी, धन, संपत्ति, उसका इससे कोई पेयर नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ से पेयर नहीं बनेगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी निकालना है वहां ऑप्शंस में, ठीक है। उसकी फ्रेजाइल अपीयरेंस के बावजूद, ठीक है, उसकी पजेस, मतलब अपीयरेंस बहुत अच्छी नहीं थी उसकी, ठीक है, खराब अपीयरेंस थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो इनर स्ट्रेंथ थी वो बहुत रिमार्केबल थी। और स्ट्रेंथ के साथ रिसेलियंस, रिसेलियंस भी इन स्ट्रेंथ ही होता है, ठीक है। वो जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने कि रिकवर करने की पावर, शक्ति, तो ये आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, चलिए इसको सॉल्व करिए, पॉज करके मैं स्टार्ट करता हूं। द विलेजर्स हेल्ड अ डीप वॉट फॉर द सेक्रेड ग्रोव, बिलीविंग इट टू बी इनहेबिटेड बाय डिवाइन स्पिरिट। होता है ना गांव में कोई पेड़ वगैरह, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको क्या मान लेते हैं कि पवित्र हैं। तो उनके लिए विलेजर्स के दिल में क्या था, बहुत ज्यादा हिलैरिटी होता है, नॉन सीरियसनेस। डेरिजन होता है, क्या होता है डेरिजन, डेरिजन होता है क्रिटिस, एक तरीके से मजाक किसी चीज का, ठीक है। ड्राइड से बना डेरिजन। और वेनिरेशन होता है रेस्पेक्ट, यही आंसर होगा। प्रोबिटी होता है ऑनेस्टी, ये तो नहीं होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि डिवाइन चीज है तो डिवाइन मतलब होली, पवित्र, तो उसके लिए क्या होगा हमारे दिल में, रेस्पेक्ट होगा। तो रेस्पेक्ट जो होगा वो वेनिरेशन होता है, ठीक है। और हिलैरिटी मैंने आपको बता दिया, नॉन सीरियसनेस। अब ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि कौन से वाला सही होगा। अब यहां पर देखो, डिस्पाइट एफर्ट्स, डिस्पाइट एफर्ट्स, डिस्पाइट एफर्ट्स, डिस्पाइट एफर्ट्स और डिस्पाइट एफर्ट्स सब में सेम है। आगे बढ़ते हैं। हेड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, गलत है। अवनीत सिंगुलर है तो इसके साथ डू नहीं आना चाहिए, ये गलत है। डिड यहां पर दिया है लेकिन सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, नहीं फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये गलत है। डज के साथ अंडरस्टूड नहीं होगा, ये गलत है। तो इसका मतलब सही कौन सा है, फिर तीसरा ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जी, ये क्वेश्चन की डिमांड थी, तो चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो स्टेनो में भी ये फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, पर वहां पर ओनोमेटोपिया का दिया था साउंड वाला। इनोसेंस जो है सबसे बड़ा जो है गिल्ट है। अब अगर आप स्टेटमेंट को ही अपोज कर रहे हो, आपका स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि यार इनोसेंस फिर गिल्ट कैसे हो गया, और ये मैंने कल की क्लास में समझाया था। अगर आपको ये क्लास नहीं मिली है, जो नए बच्चे हैं, तो इसी चैनल पे आप ढूंढो, कौन सी क्लास ढूंढनी है आपको, फिगर ऑफ स्पीच की, तो उसमें सारा डेप्थ मिलेगा। तो ये जब स्टेटमेंट अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसे पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। क्लॉज भी मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। ही स्पोक सॉफ्टली। अब सबसे पहले तो मुझे बताइए, इतना जो पार्ट है ना ये, क्योंकि इसमें नो वन मतलब सब्जेक्ट, कुड हियर मतलब वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो क्लॉज होता है मेरे भाई। अब ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट का मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो ये अब फ्रेज तो हटा दो, ऑप्शन से ही हटा दो। अब नाउन क्लॉज, सब, देखिए नाउन क्लॉज का मतलब है कि वो सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब वो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अब मुझे बताओ किसकी विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा। ही स्पोक सॉफ्टली, वाई, वाई, क्यों बोला वो, ताकि सो दैट वो इतना तेजी से, सॉरी इतना सॉफ्टली बोला कि नो वन कुड हियर हिम, कि कोई भी उसे सुन नहीं पाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ क्लॉज, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं, दो रखे हैं, और एक्टिव पैसिव के और दो नरेशन के रखे हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा हाथ आजमाइश कर रहा है, ठीक है। चलो अब मैं इसको पॉज करके कर रहा हूं। अच्छा, ये स्टेनो का क्वेश्चन मैंने लिया है, तो आप देखो 12th लेवल में भी अच्छे क्वेश्चंस भी थे वहां पर, तो ग्रेजुएशन लेवल में बढ़ सकते हैं, और CHSL में भी आ सकते हैं इस टाइप की, जब 12th लेवल का है ये, है ना। तो देखो,
द लॉ विच वॉज पास्ड, पैसिव वॉइस है, जो लॉ पास किया गया लास्ट ईयर, शुड हैव बीन, मॉडल भी साथ में जोड़ दिया इसने, ठीक है। आ जाओ जी, वापस आओ। द पार्लियामेंट शुड हैव रिव्यूड, पहली बात तो ये पार्लियामेंट के द्वारा नहीं होगा, यहां पर देखो रिव्यू किसके द्वारा है, मेंबर्स के द्वारा, तो शुरू में सब्जेक्ट में मेंबर्स आना चाहिए, यहां पर मेंबर्स नहीं है, यहां पर मेंबर्स नहीं है, दो ऑप्शन, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी शुड हैव रिव्यूड द लॉ प्रॉपरली विच वॉज पास्ड, ये पैसिव में आ गया, जबकि यहां ऑलरेडी क्या है, पैसिव में, तो पैसिव का पैसिव में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये एक्टिव में होना चाहिए, तो एक्टिव कहां पर है, ये रहा, पास्ड, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया, किसको, लॉ को, तो ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये पैसिव, ये पैसिव, तो दोनों का एक्टिव में आ गया, तो इसका मतलब सही उत्तर इसका मेरे भाई बी आंसर होगा। तो क्वेश्चन तो ये भी बहुत बढ़िया था यार, 12th लेवल में भी अच्छे क्वेश्चन हैं। ये भाई मेरे नरेशन का क्वेश्चन है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, ठीक है, दिल कलेजा छीड़ने वाला, पॉज करके आप देख लो एक बार, पढ़ो इसको। अरे अच्छा, एक में ही आ गए ना ऑप्शन, हाँ तो फिर कहाँ है, ठीक है, तो चलो देखो, अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, और यहां पर है वर फेसिंग। अब मैं जब नीचे आऊंगा ना, तो मेरा दिमाग सबसे पहले आर फेसिंग ढूंढेगा, आर फेसिंग, तो वर फेसिंग का, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, ये गलत हो गया, ऐसे काटना स्टार्ट करो। दूसरा, डू डज का हेड नहीं हो सकता। तीसरा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है, क्योंकि डिड का पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट का भी तो पास्ट परफेक्ट होता है, बट समस्या पता है क्या है, समस्या ये है कि यहां पर डायरेक्ट स्पीच में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद इन्वर्जन, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए और सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए, ये गलत है। तो फिर सही कौन सा होगा मेरे भाई, सही पता है क्या होगा, डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और आर यू फेसिंग का वर यू फेसिंग हो जाएगा। तो सही उत्तर मेरे भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सी आंसर होगा इसका, फुल मजा आएगा इसमें आपको। हिस्ट्री शोज द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, हिस्ट्री क्या दर्शाती है, सिविलाइजेशन यानी कि जो सभ्यता है उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है किस पे, नेचर के ऊपर, पर्टिकुलरली द वेल्थ, उस वेल्थ पे जिसको सॉइल के द्वारा, तो उसने सॉइल का यहां पर जिक्र किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम कौन सा पार्ट उठाएं, क्यू आर एस पी आर, आर 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 आर, मैं कोशिश करूंगा पहले आर को उठा लूं। सारी एंशियंट कम्युनिटीज ने मेहनत की है फूड को प्रोड्यूस करने में, तो एक्चुअल में उसने हिस्ट्री की बात की है और उसी का एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री का एंशियंट कम्युनिटीज के थ्रू दे दिया आर में। अब सारी कम्युनिटीज ने मेहनत की है भोजन को बनाने में, ठीक है, प्रोड्यूस करने में, आर के बाद ऑप्शन में है क्यू और आर के बाद है पी। द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द लैंड दे पजेस वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू देम, उसका बहुत महत्व था। और पी में है द मोर लैंड दे हैड द मोर दे वर सेटिस्फाइड, और इसमें क्या, देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट डिजायर अमंग टू पजेस द लैंड एज मच एज पॉसिबल। एक चीज नोटिस करो, यहां पर उसने कहा कि उनकी क्या थी, बहुत ज्यादा इच्छा थी, जितनी लैंड हो सके उतनी ज्यादा, ये उनकी इच्छा है। इसका एक्सप्लेनेशन इसमें है कि जितनी ज्यादा लैंड उनके पास होती थी उतने ही वो सेटिस्फाइड होते थे। तो मतलब एस के बाद आर, पहले इच्छा बताई, फिर जितनी मिलती थी उतने ही वो सेटिस्फाइड होते थे, तो एस के बाद आर। अब अगर आप नोटिस करो इसमें आर वाले में, यहां पर एस के बाद आर दिया है नहीं, एक सेकेंड देख लेते हैं, एस के बाद, सॉरी पी, मैं अबे यहाँ क्या बोल दिया, एस के बाद पी, तो एस के बाद पी, देखना जरा एस के बाद पी है नहीं है, ये रहा एस के बाद पी, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां से पकड़ लो, नहीं तो यहां नहीं पकड़ना तो ऐसे पकड़ लो कि ये रहा भाई आर, आर तो आ गया कि सारी कम्युनिटीज ने मेहनत की फूड प्रोड्यूस करने में, और फिर उसने द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द लैंड दे पजेस वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू देम, जो क्वालिटी या जो नेचर था या जो क्वालिटी था उस लैंड का जो उनके पास होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और लैंड तो आ गई, फिर उसके बाद उनकी डिजायर भी होती थी उसकी, तो ऐसे भी मैच कर सकते हो आप इसको। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन थे। अब आते हैं सीधा पैसेज की तरफ, पैसेज को एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है।
हालांकि पैसेज का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, पैसेज का क्या है? पैसेज का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस को देख लेना। बट क्वेश्चंस ही इतने अच्छे हैं स्टेटमेंट बेस कि आपको वहां वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार दिखा देता हूं, फिर भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ लो। टोन का क्वेश्चन तो स्टेनो में भी भर भर के आया है, तो वो तो खैर रहेगा। ये असर्शन रीजन वाला है। चलो, अब आप पैसेज पे ही आ जाओ। देखो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हैव बिकम इंपॉर्टेंट एजेंट। ये एक तरीके के इंपॉर्टेंट एजेंट बन गए हैं। पॉज करके वैसे खुद से पढ़ लेना पहले। फॉर एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन्स इन रूरल एरियाज, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है ना, उस ग्रामीण क्षेत्र में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। क्या बन गए हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। एंड तो एक्सटेंडिंग स्मॉल लोन्स, और ये क्या करते हैं? ये छोटे छोटे लोन देते हैं एंड सेविंग अकाउंट्स जो है ये ऑफर करते हैं लोगों को हु डू नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंक्स, जो बैंकों तक नहीं पहुंच पाते हैं। एमएफआईज मतलब वही माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये एम्पावर करते हैं, मजबूत करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, मोस्ट ऑफन और ज्यादातर किसको? महिलाओं को, टू इनिशिएट शुरू करने के लिए और स्केल अप करने के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इन मोस्ट विलेजेस, गांवों में ज्यादातर ये दीज लोन्स, ये लोन सपोर्ट करते हैं किसको? पोल्ट्री फार्मिंग को, हैंडलूम वीविंग को, ठीक है, और टाइनी रिटेलिंग आउटलेट्स, छोटे छोटे जो रिटेलिंग आउटलेट होते हैं उनको। एमएफआईज जो हैं गो बियॉन्ड क्रेडिट, ये केवल ब्याज ही मतलब पैसा ही नहीं देते, क्रेडिट पैसा सॉरी हाँ, तो ये केवल पैसा ही नहीं देते, बाय रेगुलरली ऑफरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन, ये एजुकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, तो क्या कहा उसने? एमएफआईज गो बियॉन्ड क्रेडिट, ये इसके बाद भी जाते हैं आगे, मतलब इसके बाद आगे जाते हैं, मतलब इसके अलावा भी कुछ करते हैं। वो क्या करते हैं? फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, टीचिंग बोरोवर्स टू कोप विद कैश फ्लोज, और ये सिखाते हैं कि कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है और इंटरेस्ट चार्जेस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस मतलब जो ब्याज होता है उसके दरें। क्रिटिक्स वार्न, अब क्रिटिक्स जो हैं इस चीज को भी चेतावनी देखते हैं कि हावेवर, भले ही चाहें, दैट एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट्स, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट इनके ऊपर लगता है, एंड रीपेमेंट प्रेशर, और पेमेंट जो ये लेते हैं उसको चुकाने का जो प्रेशर है, कौन कौन चुकाने का प्रेशर किसके ऊपर होता है? जो लोग लेते हैं। कैन रिजल्ट इन ओवर इंडेप्टनेस, ठीक है, ओवर इंडेप्टनेस का मतलब है कि उन पर बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है कर्ज का। ठीक है, इसका शायद परिणाम ये हो सकता है। तो क्रिटिक्स ये चेताते हैं कि भैया एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट और रिपेमेंट, ये दो चीजें, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है और रीपेमेंट प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से कई बार ओवर इंडेप्टनेस हो जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसे रिस्क से बचना है तो सम एमएफआईज लिमिट इंटरेस्ट रेट, वो इसको क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को लिमिट करते हैं, एंड स्प्रेड रिपेमेंट टर्म्स, और रिपेमेंट यानी कि जो हम लोग पैसा चुकाते हैं उसकी टर्म्स को बढ़ा देते हैं जिससे कि उन पर प्रेशर ना आए। रिसर्च ये दर्शाती है दैट व्हेन कॉम्प्लीमेंटेड बाय मार्केट लिंकेज, अगर इसको मार्केट लिंक से जोड़ा जाए, सच एज गारंटीड बायर्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, माइक्रो फाइनेंस जो है कैन ट्रिगर, ये बहुत बेहतर कर सकते हैं क्या? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकते हैं और पोवर्टी यानी कि गरीबी को कम कर सकते हैं, गरीबी में कमी आ सकती है। ठीक है, चलिए, एमएफआईज प्राइमरीली फोकस ऑन गिविंग लोन्स टू लार्ज, नहीं गलत। अब आपको क्वेश्चन खुद दे दो पॉज करके फटाफट, लार्ज कॉर्पोरेशंस को थोड़ी देते हैं ये। एमएफआईज ऑफन एम्पावर महिलाओं को, हाँ बिल्कुल सही बात है। एमएफआईज ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग, बिल्कुल सही बात है। एमएफआईज ऑलवेज चार्ज जीरो इंटरेस्ट रेट फ्रॉम रूरल बोरोवर्स, हमेशा जीरो इंटरेस्ट रेट पे वो देते हैं, गलत, ये नहीं है, जीरो पे तो नहीं देते मेरे भाई। तो इसका आंसर होगा 2 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्रिटिक्स बिलीव दैट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ एमआईज कैन कॉज डेट प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, यही तो वो कह रहे थे कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो ये डेट प्रॉब्लम आ जाएगी, डेट प्रॉब्लम। रिसर्च हाईलाइट करते हैं कि कंबाइनिंग माइक्रो फाइनेंस विद मार्केट लिंकेज इंश्योर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, बिल्कुल सही है, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा।
MFI सपोर्ट स्मॉल स्केल एक्टिविटीज सच एज पोल्ट्री फार्मिंग, ये भी बिल्कुल सही है। MFIs आर ओनली मेंट फॉर अर्बन, नहीं ये गलत है। 1 2 3 ए सही होगा इसका। ओवरऑल टोन कैसी है, क्या इसमें क्रिटिकल है, ये सिर्फ आलोचना ही की गई और निगेटिव ही है ना, ऐसा तो नहीं है। क्या कोई मजाक या ह्यूमरस चीजें की गई हैं, ऐसा भी नहीं है। क्या कोई गुस्से में है इसमें, नहीं। उसने क्या किया, एनालिसिस किया और लॉजिकल एनालिसिस किया है। लॉजिकली उसने रेशनली बताया है कि क्या है माइक्रो फाइनेंस से, किसको फायदा है किसको नुकसान है। और ऑप्टिमिस्टिक भी है, वो पॉजिटिव भी है। लास्ट में था ना, लास्ट वाली लाइन में आप देखिए वहां था कि इससे पॉवर्टी भी अगर लिंक कर दे मार्केट से तो ऐसा हो सकता है। तो एनालिटिक क्या है और ऑप्टिमिस्टिक है इसका, ठीक है। एसर्शन, MFIs प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू बोवर, बिल्कुल सही बात है। दे डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व इन एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, गलत बात है। वो तो फाइनेंशियल एजुकेशन तो देते हैं, तो इसका मतलब एसर्शन सही है, रीजन गलत है इसमें। एसर्शन सही है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, है ना, रीजन जो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ की क्रिटिसिज्म ऑफ माइक्रो फाइनेंस हाईलाइट इन द पैसेज। माइक्रो फाइनेंस का एक क्रिटिसिज्म भी हुआ है, क्या क्रिटिसिज्म है, इट फेल्स टू रीच वुमेन बोरोवर, नहीं महिलाओं तक तो पहुंचते हैं। इट ऑफर्स ओनली सेविंग अकाउंट्स, नहीं सेविंग अकाउंट्स के साथ साथ तो वो तो क्रेडिट भी देते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट और रिपेमेंट प्रेशर कैन, यही था इसका आंसर मेरे भाई, ठीक है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और बहुत कुछ नहीं चाहता, ठीक है। शायद इतनी मेहनत के बाद तो मैं भी कुछ डिजर्व करता हूं, ठीक है। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं प्रत्येक देखने वाले बच्चे से कमेंट बॉक्स में बस एक कमेंट चाहता हूं कि भाई आप अपना क्वेश्चंस को लेकर, किसी का कोई भी कमेंट हो सकता है, और ऐसा ही नहीं कि सर आपने बहुत अच्छा ये वो, नहीं, आप कोई भी वो चीज बताएंगे कि सर मुझे इसका ये वाला पार्ट अच्छा लगा, सर मुझे ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा। तो देखिए, मेरा और आपका कम्युनिकेशन तो वन वे है, मुझे तो नहीं ना पता है। जब आप कमेंट करेंगे तभी तो मेरे को समझ में आता है कि मेरे को कल के मॉक में क्या अच्छा करना है, या क्या चीज कल क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है, या किसका घटाना है, ये भी जरूरी है। हो सकता है 25 के 25 टफ हो सकता है सारे के सारे आसान हो सकता है कुछ टफ हो कुछ आसान हो। तो बस इतनी एक्सपेक्टेशंस है ताकि मैं कल का मॉक टेस्ट इससे भी ज्यादा एनर्जी के साथ और शिद्दत के साथ बना सकूं आप लोगों के लिए। बस इतना ही है, बाकी रिजल्ट तो भगवान देगा, उसकी तो परवाह नहीं है। बस इतनी परवाह है कि आप एक कमेंट जरूर छोड़िएगा इसके नीचे। अगर मान लीजिए 10 20 30 हजार बच्चे इसको देखते हैं तो आई थिंक 2 4 हजार कमेंट तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लिटरली बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छा लगेगा, और मेरी ये रात भर की मेहनत वसूल हो जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए फिर, और पीडीएफ इसकी जो है आप टेलीग्राम चैनल से निकाल लीजिएगा, और अब हर दिन का यही करना है कि रात को आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है और वहां से मॉक टेस्ट उठाना है और फिर पूरा एक्सप्लेनेशन इंटू 2 3 में करके देख लेना है, ठीक है। कोई गलती हो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, और क्या अच्छा और बुरा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं भाई। अब तो आज लाइव क्लास तो होगी नहीं आपकी, मैंने जैसे बता ही दिया था आप लोगों को। अब आपकी रात को 8 बजे एमटीएस की एक क्लास है, आप उसमें जुड़ना चाहेंगे तो आप सभी बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं। बाकी और क्या क्लास आपको दिन में मिल सकती है, वो रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी, बट लाइव अब नहीं होगी, ठीक है। वैसे क्योंकि मेरे को भी सोना है अभी थोड़ी बहुत देर, तो ठीक है जी। तो एक कमेंट भाई जरूर हाथ जुड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।